लास्ट लेक्चर में हम कवकों में कशाबीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। अब इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें आगे का जो टॉपिक है वो रहता है कोशिकाओं की आकृति। तो कोशिकाओं की जो आकृति है वो हमें ये बताती है कि जो कशाब है वो कोशिका के या जनन संरचना के कौन से सिरे पर उपस्थित है। तो दो प्रकार की जो आकृति है वो जनन संरचनाओं की हमें देखने को मिलती है। एक तो है पायरीफॉर्म या नाशपाती नुमा। तो नाशपाती नुमा के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल नाशपाती के आकार की जो जनन संरचना है या कोशिका है वो देखने को मिलती है। अब इसके अंदर दो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सिरा जो है वो नुकीला होता है जिसको हम बोलते हैं अग्र सिरा, और दूसरा जो सिरा है वो चौड़ा होता है जिसको हम पश्च सिरा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कशाब है वो या तो अग्र सिरे पर होगा और या फिर कशाब जो है वो पश्च सिरे पर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरी जो आकृति है वो आती है रेनिफॉर्म। तो अगर जो जनन संरचना है या कोशिका है वो वृत्ताकार है तो उसको हम रेनिफॉर्म बोलते हैं, जैसा कि आप लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हो। तो इस रेनिफॉर्म कोशिका के केवल पार्श्व भाग में ही जो कशाब है वो उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कशाबों का वितरण। तो इसमें हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कवक हैं जिनमें कशाब अनुपस्थित होते हैं और ऐसे कौन से कवक हैं जिनमें कशाब उपस्थित होते हैं। अब जिनमें उपस्थित हैं उनमें फिर कशाब जो है उनकी संख्या क्या है, उनका प्रकार क्या है, तो वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी उच्च कवक होते हैं उनमें जो कशाब हैं वो पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। तो ना तो उनकी जनन संरचनाओं पर कशाब होते हैं और ना ही उनके पादप शरीर पर कशाब हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें तीन वर्गों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं उच्च कवकों के अंदर, जिसमें नाम आता है एस्कोमाइसिटीज का, दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज और तीसरा है ड्यूटीरोमाइसिटीज। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न कवकों की। तो निम्न कवकों के अंदर कुल 6 वर्ग हैं। तो इन 6 में से 2 वर्ग ऐसे भी हैं जिनमें कशाब जो है वो अनुपस्थित होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ग हैं, तो आपको नाम ध्यान में रखना है। एक तो जाइगोमाइसिटीज और दूसरा आता है ट्राइकोमाइसिटीज। तो इन दोनों वर्गों के अंदर जो कशाब हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो ना तो इनकी जनन संरचनाओं पर ना ही इनके पादप शरीर पर कशाब पाए जाते हैं, तो इनमें पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद की जो 4 वर्ग हैं उन चारों वर्गों के अंदर जो कशाब हैं वो उपस्थित होते हैं। तो वो हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगला जो वर्ग है वो है काइट्रीडियोमाइसिटीज। तो काइट्रीडियोमाइसिटीज में केवल एक ही कशाब आपको जनन संरचना पर देखने को मिलेगा। ये किस प्रकार का होता है, एक्रोनिमेटिक प्रकार का होता है, और इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये पश्च होता है। इसका मतलब ये है कि जो कोशिका है वो नाशपाती नुमा होगी, पायरीफॉर्म होगी, और इसके चौड़े सिरे पर जो कशाब है वो उपस्थित होगा। तो ऐसी जो स्थिति है वो पश्च कहलाती है। उसके बाद अगली जो क्लास आती है वो है हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, अगला वर्ग है। इस वर्ग की बात करें तो इसमें भी जनन संरचना के ऊपर, एक जनन संरचना पर केवल एक ही कशाब आपको देखने को मिलेगा। और ये किस प्रकार का होगा, तो ये हमेशा पेंटोनिमेटिक प्रकार का होता है। और अगर अपने बात करें इसकी स्थिति की, तो स्थिति हमेशा अग्र होती है। अग्र का मतलब ये है कि जो एक तो जनन संरचना है वो कैसी होगी, नाशपाती नुमा होगी, पायरीफॉर्म होगी, और इसके नुकीले सिरे पर जो पेंटोनिमेटिक कशाब है वो उपस्थित होगा। उसके बाद अगला जो वर्ग आता है वो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। तो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में जो जनन संरचनाएं बनती हैं उनमें हर एक जनन संरचना पर 2 कशाब आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों के दोनों जो कशाब हैं वो एक्रोनिमेटिक प्रकार के होते हैं। अब एक्रोनिमेटिक जो है इसको भी फिर आगे 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार आता है विद एंड पीस। तो अगर एंड पीस उपस्थित है जिस कशाब के ऊपर, उस कशाब की लंबाई ज्यादा होगी, और दूसरा जो कशाब है वो ब्लंट एंडेड होगा यानी कुंद सिरे वाला होगा, तो उसकी लंबाई जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों कशाब हैं तो एक ही प्रकार के, लेकिन उनकी लंबाई अलग अलग है, और इस तरह की व्यवस्था कहलाती है हेट्रोकॉन्ट। अब इसकी स्थिति की बात करें तो इनकी स्थिति होती है अग्र। इसका मतलब यह है कि जो जनन संरचना है वो नाशपाती नुमा होगी, और इस नाशपाती नुमा जनन संरचना के नुकीले सिरे पर यानी अग्र सिरे पर जो कशाब हैं वो उपस्थित होते हैं। उसके बाद आखिरी जो वर्ग आता है वो है ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज में जो जनन संरचनाएं होती हैं उनमें हर एक पर 2 कशाब आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। जो एक कशाब है वो एक्रोनिमेटिक प्रकार का होगा और दूसरा कशाब जो है वो पेंटोनिमेटिक प्रकार का होगा। अगर अपने लंबाई की बात करें, अब देखो दोनों अलग अलग प्रकार के कशाब हैं तो इनकी लंबाई भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसलिए हेट्रोकॉन्ट व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलती है।
उसके बाद कशाबों की स्थिति की बात करते हैं कि जनन संरचना पर कशाब जो है वो अग्र होगा, पश्च होगा या फिर पार्श्व होगा। तो यहाँ पे दो प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, अग्र और पार्श्व। तो अगर अग्र है तो जो जनन संरचना है वो नाशपाती नुमा होती है और उसके नुकीले सिरे पर दोनों के दोनों जो कशाब हैं वो उपस्थित होते हैं। दूसरी तरफ पार्श्व की बात करें तो जनन संरचना कैसी होगी, वृक्काकार होगी और इसके पार्श्व सिरे पर आपको दोनों के दोनों जो कशाब हैं वो देखने को मिलेंगे। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो अग्र जो व्यवस्था है ये हमें देखने को मिलती है सैप्रोलेजनिया के अंदर। सैप्रोलेजनिया में दो प्रकार के चल बीजाणु बनते हैं, प्राथमिक चल बीजाणु और द्वितीयक चल बीजाणु। अब जो प्राथमिक चल बीजाणु होता है उसमें हमें अग्र व्यवस्था देखने को मिलती है, यानी जो जनन संरचना बनेगी वो नाशपाती नुमा बनेगी, यानी पायरीफॉर्म बनेगी। दूसरी तरफ अगर अपने पार्श्व की बात करें तो इसमें उदाहरण की अगर अपने बात करें तो जो पाइथियम के अंदर जनन संरचनाएं बनती हैं या एल्बुगो के अंदर जो जनन संरचनाएं बनती हैं उनमें हर एक जनन संरचना पर पार्श्व में जो कशाब हैं वो उपस्थित होंगे और जनन संरचना वृक्काकार होती है जिसको रेनिफॉर्म भी कहते हैं। इसके अलावा सैप्रोलेजनिया की हमने बात की थी, तो सैप्रोलेजनिया के अंदर जो इसके द्वितीयक चल बीजाणु होते हैं उनमें पार्श्व व्यवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कवकों में जनन की। तो कवकों में जनन की अगर अपने बात करें तो उसमें तीन प्रकार का जो जनन है वो देखने को मिलता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कायिक जनन की बात करते हैं। तो अगर पादप शरीर के कायिक भागों से नई संततियां उत्पन्न हो रही हैं नई संततियों का विकास हो रहा है तो इस प्रकार का जो जनन है वो कायिक जनन कहलाता है। अब कवकों में ये जो कायिक जनन है वो कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला प्रकार आता है विखंडी भवन। तो विखंडी भवन में क्या होता है, जो कवक जाल है उसमें यांत्रिक क्षति होती है। यांत्रिक क्षति के कारण ये जो कवक जाल है वो टुकड़ों में टूट जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन टुकड़ों में ये टूट गया। ये टुकड़ा 1 है, ये दूसरा टुकड़ा है और ये तीसरा टुकड़ा है। अब हर एक टुकड़ा जो है वो एक न्यू माइसिलियम या नए कवक जाल में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से जो कायिक जनन है वो होता है जिसको हम बोलते हैं विखंडी भवन। तो ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, ऐसे कवक जिनमें बहुकोशिकीय थैलस पाया जाता है उनमें विखंडी भवन के द्वारा कायिक जनन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो प्रकार है कायिक जनन का वो है मुकुलन। तो इसमें क्या होता है, जो जनक कोशिका होती है उससे एक अतिवृद्धि निकलती है और उस अतिवृद्धि को हम बोलते हैं मुकुल। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये जो मुकुल है वो जनक कोशिका से अलग हो जाती है। अब इसको हम नई कोशिका या न्यू सेल बोल सकते हैं। अब ये नई कोशिका जो है इसका जो आकार है वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या करती है, ये जो कोशिका है वो अपना आकार बढ़ा लेती है और जनक कोशिका के समान ही बन जाती है। तो इस तरह से जनन इनमें होता है। तो इसमें उदाहरण की अगर अपने बात करें तो एक खमीर या यीस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस का कॉमन नेम या सामान्य नाम है बडिंग यीस्ट, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें मुकुलन या बडिंग के द्वारा कायिक जनन होता है। उसके बाद अगला प्रकार आता है कायिक जनन का विखंडन। तो विखंडन में क्या होता है, जैसे ये एक जनक कोशिका है, इस जनक कोशिका के बिल्कुल बीच में संकीर्ण बनने लग जाता है, दोनों तरफ से या चारों तरफ से संकीर्ण होने लग जाता है। धीरे धीरे ये संकीर्ण केंद्र की ओर बढ़ता है और इस तरह से ये एक जनक कोशिका जो है वो दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है वो फिजन या विखंडन कहलाती है। ऐसा हमें किसमें देखने को मिलता है, तो एक यीस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, शाइजोसैकेरोमाइसिस। तो इस शाइजोसैकेरोमाइसिस में जो जनन है कायिक जनन है वो विखंडन के द्वारा होता है या फिजन के द्वारा होता है, इसलिए इसका सामान्य नाम है फिजन यीस्ट।